चूँकि हम विभिन्न समुदायों से हैं, विभिन्न ट्राइब्स से हैं और हमारे मुद्दे भी क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग भी हैं, लेकिन यह जो सत्र है हम आदिवासियों के बीच जो हमारी महिलाएं लेखिकाएं हैं उनके योगदान, उनके अवदान के बारे में हम आज जानेंगे। और हमारे बीच में सबसे पहले हम सुनेंगे अल्मा ग्रेस बाला जी को। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा जोहार और सादर प्रणाम। दीपा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे बारे में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिए। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारा संकोच था, क्योंकि लेखक की दुनिया में मैंने बस अभी 3-4 साल पहले ही लिखना शुरू किया है। तब भी मुझे आदिवासी दर्शन और आदिवासी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं उड़ीसा से आती हूँ, तो मेरी जो हिंदी है थोड़ी टूटी फूटी हिंदी टाइप की है, पर कोई बात नहीं, मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैं वो आप लोगों तक शायद पहुँचा सकूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगी अगर कहीं पे भूल चूक हुए तो मुझे सुधार या तो करेक्शन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैंने मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा कलरफुल करने के लिए पावर पॉइंट बनाया है। तो इसमें मैं ये लिखी हूँ कि राइटिंग अवर ओन हिस्ट्री, क्योंकि हमारे आदिवासी लोगों के बारे में जो दूसरे लोग ज़्यादातर लिखते आ रहे हैं हमारे इतिहास के बारे में, तो मैंने सोचा कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हम लेखक हैं, आदिवासी लेखक हैं, तो हम लोग अपने ही इतिहास रच रहे हैं, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में इतिहास रच रहे हैं। तो इसमें मेरा फोकस है कि आदिवासी महिलाओं का क्या योगदान रहा है इंडियन लिटरेचर पर। और चूंकि मैं एक सोशल वर्कर एंड एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा जो लेखन है और मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक्टिविज्म पर्सपेक्टिव से है, तो मैं उस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी। जब मुझे ये टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया, तो मैं सोचने लगी कि आदिवासी महिलाएं कब से लिखना शुरू किए, और बहुत कम ही इंफॉर्मेशन मिलता है इसके बारे में। अभी वंदना जी बहुत अच्छा काम किए हैं कि एलिस एक्का की कहानियां हैं, वो उसके बारे में रिसर्च करके अभी कुछ हम लोगों को पता चला है कि उस दशक में आदिवासी महिलाएं लिखने के शुरू किए थे। पर मेरे मन में अब ये भी क्वेश्चन आने लगा कि क्या और कोई भी थे क्या, और हम कैसे उनको ढूंढ के निकालें। तो मैं अपने ही जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं और अपने परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बात करने लगी कि उस समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग स्कूल गए थे, पढ़ाई किए थे, वो लोगों में भी कोई और कुछ है क्या। तो कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला कि शायद पुलिस एलिस एक्का के बाद में जो महिलाएं स्कूल गए थे, उनमें से कई सारे हैं जो लोग ग्रेजुएट्स थे उस जमाने में। उनमें से एक मेरी दादी भी हैं, वो मेरी मम्मी की मौसी हैं, जो उस जमाने में ग्रेजुएट्स थी और छत्तीसगढ़ में भोले में पढ़ाती थी। उसके बाद उसने दिल्ली में कोई स्कूल में पढ़ाती थी हिंदी। तो अगर इतना पढ़ी लिखी थी होगी तो शायद वो भी कुछ लिखती थी होगी। तो वो सब पता करना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ से और एक महिलाएं हैं, उनके बारे में पता चला, जो अभय खाका की माँ है। वीमेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पे 1942 में ही उनका संस्था था। मतलब महिला बहुत एक्टिव थे उस जमाने में। तो वो लोग जब अपना भाषण वगैरह लिखते थे तो लोग लिखित रूप में लाते थे। तो मैं एक किताब पढ़ी जो वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री करके इंग्लिश में है। उसमें दलित महिलाओं का, बहुत सारे महिलाओं का स्टोरी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चला कि उस समय जब आदिवासी दलित महिलाएं स्कूल जाना शुरू किए थे, तब एक 14 साल की लड़की, वो मांग समुदाय से थी, उसने अपने पढ़ाई के दौरान महार और मांग आदिवासी दलित महिलाओं की परिस्थिति के बारे में लिखा था उसने। मतलब 1942 से ही वो लोग लिखना शुरू किया है।
तब हमें भी बहुत खोज पड़ताल करना है कि हमारे आदिवासी महिलाएं उस टाइम में अगर कहीं पे कुछ लिखा है या शुरू किया था लिखने के लिए, वो रिसर्च स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 या 10 साल के अंदर में एक्टिविज्म फील्ड में और लिखने के फील्ड में, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ जो पॉइंट्स निकाली हूँ उसको आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है उसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने जो कुछ किताबें पढ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी किताब नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ जो हिंदी किताबें हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा लिखा गया है, वो सब का रिव्यू करने से मुझे कुछ जनरल पॉइंट्स जो है, बहुत कॉमन पॉइंट्स है, वो ये सब दिखने को मिलता है कि आवर राइटिंग्स इट रिप्रेजेंट द लिविंग और लिव्ड सोशल फैक्टर्स। जो सामाजिक मुद्दे हैं वर्तमान में जो हम लोग जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो बीत चुका है, लिव्ड वन, तो लिविंग एंड लिव्ड फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है which influences our stories when you write। क्योंकि हमारे लेखन में ये देखने को मिलता है कि हम जो नोटिस कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे समाज में और अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में जो हम देखते हैं, वही झलकता है अपना लेखन में। It also reflects the political and cultural conditions we live in, and storytelling is a source of knowledge which reflects our or women's identities and commitments to their political struggle। यह मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई स्टोरी बताते हैं तो वो हम लोगों को अपने अंदर से आता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं, तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। वो स्टोरी एक हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है जो एक आदिवासी महिला का आइडेंटिटी के बारे में बताता है। एज एन आदिवासी महिला कि वी हैव द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कमिटमेंट्स। जब हम लिखते हैं तो कमिटमेंट के साथ में लिखते हैं, और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो हम लोग अपने समाज में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज उसमें झलकता है। सो दिस ऑल्सो आर्टिकुलेट आवर कल्चरल ऑथोरिटी बेस्ड ऑन आवर कॉम्पिटेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। मतलब चूंकि हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल और एज एन कम्युनिटी हमें वो ऑथोरिटी है कि हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जेंडर जस्टिस एक्टिविज्म। हम लोग लेखन में जेंडर का जो इश्यूज है वो उभर के आता है, महिलाओं का जो मुद्दा है वो सब उभर के आता है, विच इज वेरी मच विजिबल and which can be seen as progressive formation of communities political, social and cultural justice। हम लोग जब लिखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लेखन के माध्यम से कुछ परिवर्तन हो समाज में और बाहर में भी, अपने आदिवासी समाज और बाहर में भी। एग्जाम्पल के तहत पर मैं यहाँ पे रोज केरकेटा जी का लेखन से ही कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आदिवासी भाषा, साहित्य, संस्कृति और स्त्री सवालों पर उनके कई रचनाएं हैं। और उन्होंने आदिवासी जीवन और समुदाय के सकारात्मक पहलुओं पर लेखन के साथ साथ नकारात्मक परिस्थितियों और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी लिखती हैं। उनमें से कुछ मुद्दे ये हैं, जैसे डाइन प्रथा, अविवाहित महिलाओं की समस्या, आदिवासी महिलाओं का पलायन, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, झारखंड आंदोलन में महिला भागीदारी एवं स्त्री संघर्ष, महिला श्रम, लड़कियों की शिक्षा, महिला दृष्टिकोण से आदिवासी परंपरा, संस्कृति और उनके अधिकार, ये सब उनके लेखन में झलकता है। एंड जो भी हम लिखते हैं वो रिवॉल्व्स अराउंड ट्राइबल वैल्यूज, कल्चर, हिस्ट्री, जेंडर आइडेंटिटी, ऑल्सो रिलेटेड टू लैंड एंड सॉइल, जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे आदिवासी लेखक हैं, साउथ से हो या नॉर्थ से हो, उनका कहना में भी यही चीज है। मैं यहाँ सीके जानू जी का कोट कर रही हूँ। सीके जानू केरल से एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हैं और उनका एक ऑटोबायोग्राफी भी छाप चुका है जिसका नाम है मदर फॉरेस्ट। तो उसमें वो
वो बोलते हैं कि जंगल हमारे लिए माता के समान है, क्योंकि जंगल हमें कभी छोड़ के नहीं जाता। वो बोलती है कि अपना ऑटोबायोग्राफी में बोलती है कि जब बाहर के लोग आते थे तो वो लोग डरते थे, तो वो लोग जंगल में छिपने जाते थे, क्योंकि जंगल माँ जैसे है, माँ उनको बिट्रे नहीं कर सकता है। तो ऐसे वो बोलते हैं। वैसे ही वसमली के बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो थोड़ा समुद्र से आते हैं, जिनका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, 1500 से 1600 के अंदर में, और वो एक फर्स्ट ग्रेजुएट है अपना समुदाय से। वो बोलते हैं कि प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन जीना ही हमारा मूल धर्म है। तो कहाँ दयामणि जी यहाँ झारखंड से और बसामणि जी पूरा साउथ से, ऊपर नॉर्थ से क्या बोलते हैं, हम हिमाचल प्रदेश से गौरव देवी बोलते हैं, जो चिपको आंदोलन की नेत्री थे, वो बोलते हैं यह जंगल हमारा मायका है, हम पेड़ों को गले लगाएंगे, यदि तुम पेड़ काटना चाहते हो तो तुम्हें हम अपनी कुल्हाड़ी से पहले हमें काटना है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट इसमें झलकता है कि सारे महिलाओं का जो जमीन से जो रिश्ता रहा है उसको किस तरह के वो लोग बोलते हैं। तो ये कॉमन चीज दिखाई देता है। जैसे जंगल या फॉरेस्ट अलग समाज के लिए या मेनस्ट्रीम सोसाइटी के लिए एक प्लेस ऑफ विल्डरनेस, जंगल ही होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे लोग भटकते हैं, या कभी कभी वो लोग रोमांचक जर्नी के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या घूमने जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आदिवासी लोग इनको मदर कैसे बोल सकते हैं। वो कुछ लोग होंगे, सभी तो ऐसे नहीं होंगे, पर एक मदर कैसे बन सकता है जंगल। इट इज सो स्ट्रेंज फॉर देम दैट मेनस्ट्रीम सोसाइटी थिंग्स। अगर मैं इस चीज को बेंगलोर में रहने वाले लोगों का नजरिया से देखूं तो उनके लिए जंगल जंगल ही होता है टेलीकॉम। लेकिन दिस ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ वी एंड दे। हम लोग आदिवासी हम हैं और जो बाहर वाले हैं, वी एंड दे का रिफ्लेक्शन आता है कि हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। एज ए यंग राइटर मैं ये सब अपॉर्चुनिटी देखती हूँ एंड सोचती हूँ को मेरे जैसी और मेरे जो युवा वर्ग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग आगे आए और लेखन की दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिए। सुनने के लिए धन्यवाद। सोर्स ऑफ नॉलेज, बुद्धि का खजाना। आदिवासी विकास की परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने व्यक्त की है अलमा ग्रेस जी ने, और उन्होंने यह भी कहा कि हर आदिवासी को भाषा इतिहास को अपने साथ रखना जरूरी है यदि वो विकास चाहते हैं। आज हम जिस महिला के लिए सारा भारतवर्ष की आदिवासी महिलाएं इकट्ठी हुए हैं, उसी महान लेखिका जो प्रथम आदिवासी कथा लेखिका एलिस एक्का को पहले मैं श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ। मैं संताली आदिवासी हूँ, इसीलिए मेरा टॉपिक है संताली साहित्य में नारी लेखिकाओं का योगदान। यूँ देखा जाए तो संताली नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ साथ रहती है। नाच आखड़ा में आंसू कवि बनकर गीत गाती है। खेती के समय पुरुष के साथ खेत में खलिहान में काम करती है। हाथों में तीर धनुष पकड़कर लड़ाई के मैदान में भी उनको पाया गया है। सांप्रतिक समय में संताली नारी पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कदम मिलाकर चलने में सक्षम है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक या शिक्षा क्षेत्र। झारखंड की संताली नारी विनीता सोरेन सबसे उच्चतम सोल एवरेस्ट विजयिनी है। उड़ीसा में जन्मे माननीय द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड राज्यों के राष्ट्रपति पद पर आसीन है। स्टेंसिला हेम्ब्रम। संताली भाषा की महिला लेखन के ऊपर नजर डाला जाए तो डॉक्टर स्टेंसिला हेम्ब्रम को हम सबसे पहले पाएंगे। उनकी जन्म 1947 में बिहार राज्य के अंतर्गत दुमका जिले के शिवटोला गांव में हुई थी। शैक्षिक योग्यता में MA, BD, LLB थे।
भागलपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी किए थे। उनके पीएचडी थीसिस थी संताल को ओरिजिनली अर्सी, मतलब संताली संस्कृति का दर्पण। महिलाओं में वो पीएचडी उपाधि पाने वाली पहली महिला थी। चलचौका देश के शीर्षक में एक कविता पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। दुमका के एसपी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर वे कार्यरत थे। मायारानी मांडी। मायारानी की जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित सिसिरगोड़ा गांव में 26 सितंबर 1959 में हुई। वो बंगाली और संताली दोनों भाषा में लिखती हैं। उनके लेख अक्सर तेतरे, सिली, चलती जगत जो बंगाली पत्रिका है उसमें प्रकाशित होते रहते हैं। पार्वती मुर्मू और एक लेखिका है, पश्चिम बंगाल के ही है वो, और कहानीकार है। कहानीकार रूप में संताली साहित्य में जाना जाते हैं। वो वर्तमान के समस्या के बारे में एक जागरूकता लाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। सोहागिनी टुडू, झारखंड के दुमका जिले में जन्मे सोहागिनी टुडू एक उच्च शिक्षित लेखिका हैं। संताली में एमए पास करके डाक विभाग में वो कार्यरत थे। साथ ही गवेषणा के क्षेत्र में जुड़े रहे और सीतो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त किए हैं। उनके गवेषणा निबंध था लोक साहित्य में नारी। वे कविता भी लिखते हैं। चिन्मयी हांसदा एक युवा कवि के रूप में उन्होंने अपना अलग सा परिचय सृष्टि किया है। आज तो 2 कविता पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है। अमन एवं पटकज उड़ीसा में जन्मे एवं पश्चिम बंगाल में शादी होने के कारण दोनों प्रदेश में अपना छाप पाठकों में छोड़ने में समर्थ हो पाई है। अपने संस्कृति, रीति रिवाज या धार्मिक परंपराओं को सम्मान देने के लिए युवा वर्गों को उनकी संदेश है। सावता सुसर गीत आलम इलदरुटी बिंदु आते को धुलुपान बैरी मेटकुटी आमा आरसाते रिकई में सावता मार्शल बड़ाई अचोकम गिदर गाना को धर्म हरजर। सुचित्रा हांसदा एक उभरती लेखिका के रूप में इनका एक अलग परिचय है। कविता एवं विभिन्न समस्या को सामने रखकर निबंध लिखने में ये काफी माहिर है। उभरते कथाकार के रूप में माही मार्डी, पेट सिंदूर, रानी मुर्मू, पपनमया कुकमू, मीना मुर्मू तारको, सुमित्रा सोरेन कपूरमुली, लिलीवती मुर्मू फुलगरिया संतालको, कवि के रूप में शोभा हांसदा, इन्या कुकमू, स्वप्ना हेम्ब्रम पत्नी, शारदा मुर्मू मन परायनी बाहा, सोनाली हांसदा कुकमू, मायनो टुडू, जीवन मोरा आदि का आगमन देखने को मिल रही है। सामग्रिक रूप से संताली लेखिका इस समय काफी सक्रिय है। केवल महिलाओं के लिए पत्रिका कारांड उड़ीसा से छप रही है। यह निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। समाज तथा समय को कवि लेखकगण अपने कलम की नोकों में पकड़ रखने में समर्थ है। व्यक्ति के चरित्र, मनोभाव, हृदयावेग, मानसिक स्थिति, समस्त आवेग अनुभूति के रूपकार है लेखक। उस नजरिए से देखा जाए तो संताली भाषा के सभी नारी लेखिका समसामयिक समाज एवं समय के रूप चित्र को अंकित करने में सफल है। मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किया आप लोग के पास मेरी संदेश पहुंचाने के लिए। तो मैं साहित्य अकादमी को धन्यवाद देती हूँ और ये विनती है कि अकादमी हर प्रदेश में ऐसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे ताकि आदिवासी नारी लेखिका को और भी लेखन के लिए प्रेरणा मिलेगा। झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के सभी कर्मकर्ता, विशेष रूप से वंदना बहन पंकज जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धैर्य करके आप लोग ने मुझे सुना है और लास्ट में सबको मेरा जोहार।